नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल अहमदी नेजाद वाली खबर चारों तरफ थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर छापी थी और मैंने कल शाम के वीडियो में बहुत डिटेल इस पर बात की थी और मैंने कहा था कि यह खबर जितनी सच्ची हो सकती है उतनी ही झूठी भी हो सकती है। खबर आप जानते हैं, बताया गया था कि अहमदी नेजाद जो है वो मोसाद के एसेट बन गए हैं। मोसाद ने उनको सेट किया है, हंगरी में मीटिंग हुई है, कहां कहां क्या क्या हुआ है और वो पूरी तरह से मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। और तैयारी ये थी कि एक बार खामनेई साहब शहीद हो जाए, उसके बाद जनता सड़क पे आए और अहमदी नेजाद को वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दिया जाए। प्रधानमंत्री तो वहां होते नहीं है, तो वहां का ईरान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये खबर चली थी न्यूयॉर्क टाइम्स में। इस खबर का मैंने जिक्र किया था, लेकिन साथ में मैंने यह भी कहा था कि अमेरिका में जब ईरान के मुतालिक कोई ऐसी खबर छपती है तो इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। मैंने यह भी कहा था कि यह बिल्कुल मुमकिन है कि अहमदी नेजाद गद्दार हो गए हों, लेकिन यह भी मुमकिन है कि यह खबर पूरी तरह से झूठी हो और दुनिया में यह इंप्रेशन बनाने के लिए, ईरान को बदनाम करने के लिए यह खबर फैलाई गई हो। दुनिया में यह इंप्रेशन बनाने के लिए यह खबर फैलाई गई हो, परसेप्शन बनाने के लिए यह खबर फैलाई गई हो कि ईरानी लीडरशिप के अंदर के बहुत सारे लोग गद्दार हो चुके हैं। जब उनका एक्स प्रेसिडेंट गद्दार हो सकता है, फिर तो कोई भी गद्दार हो सकता है। दुख की बात यह है कि तमाम यूट्यूबर मित्रों ने इसको कुरान और बाइबल का लिखा मान लिया। ये मान लिया कि ये तो पूरी तरह से सही खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है तो इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। थंबनेल बन गए अहमदी नेजाद गद्दार और इस तरह की बातें लगातार की गई। किसी ने जांच करने की, थोड़ा सा ठहरने की या फिर कम से कम इस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन हुआ क्या? 24 घंटे भी नहीं बीते थे इस खबर को छपे हुए। 12 घंटे बमुश्किल बीते थे कि वीडियो सामने आता है। और यह वीडियो किस चीज का है? यह वीडियो है आयतुल्लाह खामनेई के मुसल्ले का, उनके अंतिम संस्कार का। और यहां पर अहमदी नेजाद साहब किसी कैद में नहीं, बल्कि प्रोग्राम में एक वीआईपी की तरह कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। सैयद अली खामनेई के जनाजे में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं अहमदी नेजाद। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि यह खबर पूरी तरह से गलत है कि अहमदी नेजाद ईरान के अंदर कैद में है। आप याद कीजिए, इस्माइल कानी को लेकर भी इस तरह की खबरें कई बार चलाई जा चुकी हैं और कई बार मैंने अपने चैनल पे कहा है कि ऐसी खबरों पर भरोसा मत कीजिए। और उसके तुरंत बाद आपने देखा है कि कानी साहब आपको पब्लिकली किसी प्रोग्राम में दिखाई देते हैं, कानी साहब आपको किसी बड़े लीडर से मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मानी बहुत साफ है कि वो ईरानी हुकूमत के हिस्से हैं। जिसका मतलब बहुत साफ है कि उनके गद्दार होने की खबर मोसाद और इजराइल इसलिए फैलाते हैं कि बता सकें कि इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है उसके अंदर गद्दार भरे हुए हैं। और यही खेल अहमदी नेजाद के साथ भी किया गया। अगर वो ईरान में सैयद अली खामनेई के मुसल्ले में पब्लिकली दिखाई दे रहे हैं तो इसका मानी बहुत साफ है कि वो कैद में नहीं है। इसका मानी बहुत साफ है कि ईरान उनको गद्दार नहीं मानता है। इसका मानी बहुत साफ है कि जो सारी खबर मोसाद वाली फैलाई गई और यह कहा गया कि ईरानी लीडरशिप तक यह खबर पहुंच गई थी, यह झूठ है। ईरानी लीडरशिप के पास ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची और ईरानी लीडरशिप अहमदी नेजाद को गद्दार नहीं मानती है। याद कीजिए और याद रखिए कि अहमदी नेजाद ईरान के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने इजराइल के खात्मे की बात की है, जिन्होंने गजा के सपोर्ट की बात की है और जो लगातार ईरान की अपनी जो आइडियोलॉजी है, आप उससे सहमत हो नहीं सहमत हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ईरान की आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहे हैं। तो बहुत बड़ा खेल था न्यूयॉर्क टाइम्स का अहमदी नेजाद और ईरान की रजीम को बदनाम करने का, जो इस एक वीडियो से पूरी तरह से फेल हो गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे भी और अपने साथी यूट्यूबर और जर्नलिस्ट से भी कि इस तरह की खबरें आंख मूंद कर सही मानने की जगह, जिसको मैं कहता हूं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, थोड़ा शक के साथ देखिए। हमारे चैनल हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह की खबर आए तो हम लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन साथ में अपना दिमाग भी लगाएं। एक शक सुबह के साथ इस खबर को बताएं। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी। कल आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि यह खबर पूरी तरह से झूठी भी हो सकती है और आज वही साबित हुआ। दरअसल ईरान को लेकर इतनी सारी बातें होती हैं कि कई बार जो समर्थक भी होते हैं वो भी बह जाते हैं। कल मेरे चैनल पर एक कमेंट आया और बहुत प्यारा कमेंट था।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चैनल पर तारीफ होती है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लगता है जब लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल पूछने का मतलब है कि आपके साथ कोई जुड़ाव महसूस किया जाता है। तो पूछा गया कि आखिर आप ईरान का सपोर्ट क्यों करते हैं, ईरान में तानाशाही है, रेडिकलिज्म है, वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आप बताइए मेरे पास ऑप्शन क्या है, ईरान के सामने कौन है? ईरान के सामने वो इजराइल है, जिस इजराइल ने गजा में हजारों बच्चों को मार दिया है, हजारों शहरियों को मार दिया है, लगातार फलस्तीन पर कब्जा बढ़ाते हुए चला जा रहा है। कभी सीरिया पर हमला करता है, कभी लेबनान पर हमला करता है और सारी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। ईरान के सामने वो इजराइल है जो पहले हमले में न केवल एक सिविलियन लीडर सैयद अली खामनेई को शहीद करता है, बल्कि मीनाब में 150 से ज्यादा बच्चियों को शहीद कर देता है, उनको मार डालता है। आप कहते हैं ईरान में रेडिकलिज्म है, बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा ईरान में सेकुलरिज्म हो, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि इजराइल में भी सेकुलरिज्म हो, वहां पर भी ईसाइयों और मुसलमानों और अरबों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। और ज़ायनिज्म जो कर रहा है अरबों के साथ, वो तो ज्यादा खतरनाक है। ईरान में कम से कम जो यहूदी हैं, उनके जो पूजा स्थल हैं, वो तो सुरक्षित हैं। इजराइल में तो आपको रोज दिखाई देता है कि ये मस्जिद गिरा दी गई, वो मस्जिद गिरा दी गई। बहुत लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन ये इशू नहीं है। हां, आपके सवालों का हमेशा स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट में कोई सवाल करते हैं, तारीफ करते हैं, पहला कमेंट है लिखते हैं या इस तरह की बातें लिखते हैं। ये आपके जुड़ाव को दिखाता है। खबरों की तरफ चलते हैं। हमले हो रहे हैं, इधर से हो रहे हैं, उधर से हो रहे हैं। हमले इंपॉर्टेंट है, उन पर बात करूंगा, बताऊंगा किस तरह के हमले हुए हैं, बताऊंगा कि कैसे धीरे धीरे एस्केलेशन हो रहा है, बताऊंगा कि कैसे अमेरिका बड़ी लड़ाई के लिए रास्ते खोल रहा है। लेकिन उसके पहले एक्सियास में एक खबर छपी है। अब मैं फिर कहूंगा कि एक्सियास की खबर को हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। मैं फिर कहूंगा कि एक्सियास में दरअसल वो खबर छपती है जो ट्रंप पब्लिकली नहीं कह सकता, जो कहना चाहता है दुनिया के पास ये खबर पहुंचे, लेकिन सीधे सीधे वो नहीं कह सकता है, और इसीलिए यह खबर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सियास की रिपोर्ट यह है कि ट्रंप ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और कहा कि इजराइल को सीरिया और लेबनान से पीछे हट जाना चाहिए। अब आप देखिए, यह बात तो ट्रंप पब्लिकली भी कह सकता था, दिन रात बकवास करता रहता है। कल उसने कहा कि 20% टैरिफ लगाएंगे, अब पीछे हट गया कि नहीं नहीं 20% का टॉल हम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही सुरक्षा देंगे। दिन में 50 बयान देता है और 26 बार बयान बदलता है। 25 बार एक तरह के बयान देता है, 25 बार अगली तरह के बयान देता है। हमारे यहां रावण का जिक्र है जिसके 10 मुंह थे, लेकिन शायद 10 मुंह से वो एक ही बात करता होगा। यहां तो इस आदमी के एक ही मुंह है, लेकिन एक मुंह से ये 26 बातें दिन में करता है। वो ट्रंप ये बात पब्लिकली क्यों नहीं कह सकता था कि मैंने इजराइल से कहा है कि सीरिया और लेबनान से पीछे हट जाओ? यानी इस खबर की सच्चाई क्या है वो आप देखिए। खबर की सच्चाई ये है कि ट्रंप दुनिया को और खास तौर पर ईरान को यह मैसेज देना चाहता है कि हम लड़ाई लंबी नहीं खींचना चाहते और हम इजराइल पे प्रेशर बना रहे हैं कि वो लेबनान और सीरिया से बाहर चला जाए। याद कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दफन हो चुका है, उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पहली ही जो शर्त थी वो लेबनान से जुड़ी हुई थी। वो सीधे लेबनान के मुतल्लिक थी, जिसमें लेबनान में लड़ाई खत्म करने की बात थी। साथ में यह भी था कि सारे मोर्चों पर लड़ाई खत्म होगी, लेकिन लेबनान का अलग से नाम लिया गया था। और ईरान ये बात लगातार कहता आ रहा है कि जब तक लेबनान में जंग नहीं रुकेगी तब तक यह समझौता लागू नहीं हो सकता है। अभी मामला बड़ा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का है, लेकिन लेबनान भी अछूता नहीं है। तो अब एक्सियास में यह खबर चलवा के ईरान को मैसेज दिया जा रहा है कि हम सीरिया और लेबनान से इजराइल को हटाने की कोशिश कर सकते हैं, तुम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जरा सी हमको छूट दे दो, एक गलियारा दे दो जहां से जहाज निकल जाए। हालांकि हमने ब्लॉकेट लगा दिया है जी, इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद है। अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया है ईरान के लिए, और ईरान का ब्लॉकेट है सारी दुनिया के लिए कि हमसे परमिशन के बिना आप वहां से जहाज नहीं निकाल सकते। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का असर यह हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में हलचल शुरू हो गई है। चूंकि मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, इसलिए हिंदुस्तान की बात करता हूं कि रुपया 48 पैसे गिरा है। नॉर्मली 2 पैसे, 4 पैसे, 10 पैसे गिरता है, लेकिन 48 पैसे गिर के
96 क्रॉस कर गया है, यानी $1 की कीमत 96 रुपए से 96 रुपए से ज्यादा हो गई है। तो दुनिया के मार्केट में तहलका मचने के अंदेशे, खदशे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, करेंसीज गिरेंगी और इसका अगला असर यह होगा कि दुनिया के मार्केट में पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उधर आपको बताया ही था मैंने कि हूथी और सऊदी अरबिया के बीच में भी जो बवाल शुरू हुआ है, उसका एक असर यह हो सकता है कि बाब अल मंदेब बंद हो जाए। और बाब अल मंदेब के बंद होने का सीधा मतलब यह होता है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल कहां जाएगा, किस प्राइस पे बिकेगा, यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि खाड़ी के अंदर से तेल निकलने के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो जाएंगे। तो ट्रंप के सामने सबसे बड़ी टेंशन यह है कि अगर अमेरिका के गैस स्टेशंस पे जो प्राइस है वो इन्फ्लेट करने लगी, डबल ट्रिपल होने लगी, लगातार बढ़ने लगी, और मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका के पास अपना जो तेल भंडार है वो लोवेस्ट लेवल के आसपास है, तो अमेरिका के मार्केट में ही खलबली नहीं मचेगी, अमेरिका की आवाम के अंदर भी खलबली मचेगी, जो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है, जो मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। पैदा करेगा, कर नहीं सकता, करेगा, हर हाल में करेगा। ट्रंप के लिए वैसे भी मिड टर्म इलेक्शन जीतना आसान नहीं है, और इसके बाद तो मिड टर्म इलेक्शन में हार लगभग तय हो जाएगी अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती है। और ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं होगा, ये यूरोप में होगा, ये एशिया में होगा, ये बाकी सारी जगहों पे होगा। सारी दुनिया में तेल का कीमतें बढ़ेंगी और डिप्रेशन जैसी स्थिति बनेगी। ये वर्ल्ड इकॉनमी के लिए बेहद खतरनाक है, और ट्रंप जैसा व्यापारी सिर्फ और सिर्फ किसी चीज से डरता है तो घाटे से डरता है। जब तक मुनाफा मिलता रहे तब तक कहीं कोई दुनिया नहीं है, सारी दुनिया को खत्म कर सकता है। यहां तक उसने दावा किया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर सेंटर था उसको खत्म करने के लिए उसने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया था, जो अपने आप में एक युद्ध अपराध है, एक वार क्राइम है, लेकिन उसको सीना पीट के वो बता रहा है और सारी दुनिया खामोश बैठी है। खैर, चलते हैं एक्सियास की खबर की तरफ दोबारा। तो ये खबर इसलिए प्लांट की गई कि ईरान को ये मैसेज जाए कि ट्रंप सीरिया और लेबनान में इजराइल को पीछे ढकेलने की कोशिश कर सकता है, आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर थोड़ा समझौता कर लें। लेकिन ईरान इन चालों को मुझसे बेहतर समझता है। अगर मैं यहां बैठकर इस चाल को समझ रहा हूं, अगर आप वीडियो देखते हुए इस चाल को समझ रहे हैं, तो जाहिर है कि जो थिक ऑफ द थिंग्स में है, जो इस जंग को झेल रहा है, जो इस सारे खेल को देख रहा है, वो ईरान तो इसको बहुत कायदे से समझेगा, और इसीलिए जुबानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक जमीन पर उसको अमली जामा ना पहनाया जाए। जमीन पर अमली जामा पहनाएंगे। लेबनान से अगर इजराइल की आर्मी लौटती हुई मिलेगी, मैं आपको शायद बता चुका हूं पहले कि लेबनान की आर्मी ने बहुत साफ कह दिया कि हम शाना बशाना इजरायली आर्मी के साथ काम नहीं करेंगे। वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल के साथ शाना बशाना चलने को तैयार हो गए, लेकिन वहां की आर्मी तैयार नहीं हुई है। तो लेबनान के अपने संकट हैं, कभी अलग से और डिटेल में बात कर दूंगा। और इन सब के बावजूद अगर इजराइल वहां से हटना शुरू करता है तब तो ईरान दोबारा बातचीत में जा सकता है, लेकिन अगर वहां से नहीं हटता है तो भूल जाइए कि ईरान ऐसे जबानी जो पकौड़े पकाए जा रहे हैं उन पर कोई ध्यान देगा, वो कोई ध्यान नहीं देगा। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और चल ये रहा है कि लगातार चौथे दिन जंग जारी है। ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू हो गई है, और साथ में यह भी हुआ है कि ईरान के एक वाटर सैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला हुआ है। मिनरल वाटर फैक्ट्री थी। अल मायदीन ने यह खबर दी है कि अमेरिका का जो ताज़ा हमला था वो ईरान के इलाम स्टेट में एक मिनरल वाटर फैक्ट्री पर किया गया। मूसियान गांव के पास इस फैक्ट्री पर 3 प्रोजेक्टाइल दागे गए। अब मैं इसको इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक कल भी जो जॉर्डन में हमले हुए या बाकी जगहों पर हमले हुए, उन सब हमलों में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इलाकों को निशाना बनाया है ईरान ने। लेकिन पिछली बार जब ईरान के वाटर प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पर हमला हुआ था तो ईरान ने बहुत साफ किया था कि अब हम भी अरब मुल्कों के इस तरह के प्लांट्स और इस तरह की जगहों पर हमला करेंगे। तो ये अमेरिका की तरफ से उकसावे का काम है, भड़काया जा रहा है ईरान को उसके वाटर प्लांट पर हमला करके, ताकि अरब मुल्कों के वाटर प्लांट पर वो हमला करे। दरअसल अरब मुल्कों के अंदर एक जो हलचल दिखाई दी थी, ईरान के साथ समझौते किए गए थे, उससे अमेरिका को डर लगा है।
अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर अरब मुल्क ईरान के साथ दोस्ती कर लेंगे, ईरान का खतरा अरब मुल्कों से खत्म हो जाएगा, ये आपस में दोस्ती कर लेंगे, तो फिर हमें कौन पूछेगा। जब बंदर लड़ते हैं तभी तो बिल्ली रोटी ले जाती है। अगर बंदरों के बीच में दोस्ती हो जाए, रोटी मिल बांट के खाने लगे, तो बिल्ली तो भूखे मरेगी। तो ये जो बिल्ली है अमेरिका की, ये भूखे नहीं मरना चाहती है, इसीलिए बंदरों के बीच लड़ाई चलती रहे, ये इंश्योर करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। एक और मजेदार रिपोर्ट आई है और फाइनेंशियल टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है। इसका कहना है कि ईरान ने अमेरिकी जो सैनिक थे और उनके साथ काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके मोबाइल हैक कर लिए और उनके मोबाइल हैक करके उनको ट्रैक किया और ये देखा कि उनकी लोकेशन कहाँ है, सही लोकेशन का पता लगाया और वहां पर हमला किया। कहा जा रहा है मोबाइल सर्विलियंस मॉनिटर नाम का एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें कई देशों के अधिकारियों को यह शक है कि ईरान ने लोकल जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके रोमिंग एग्रीमेंट का फायदा उठाया और फायदा उठाकर मोबाइल्स को ट्रैक किया। कभी डिटेल में बात करूंगा। ईरान ने इस लड़ाई में 3 लेवल पर लड़ाई लड़ी है। एक तो सीधी लड़ाई जो आर्मी की हो रही है, जिसमें बंदूकें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, मिसाइल चलते हैं, ड्रोन चलते हैं। दूसरी साइबर की लड़ाई लड़ी है, जिसमें हैकिंग हुई है, इजराइल के सिस्टम हैक हुए हैं, मोबाइल सिस्टम हैक हुए हैं, जो एडवांस लड़ाई का मामला है। और तीसरी परसेप्शन की लड़ाई लड़ी है, जिसमें दुनिया भर में जो अमेरिकी अखबारों की हेजीमनी थी, जैसी खबरें चाहते थे फैलाते थे, उसको सोशल मीडिया और दूसरे मीडियम से चुनौती दी है और तीनों फील्ड्स में अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त मात दी है। यही वजह है कि इस समय ट्रंप के माथे पर बल पड़े हुए हैं और एक्सियास जैसे अखबार से वो इस तरह की खबरें लीक कर रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे? संडे फिर करीब आ रहा है, संडे के पहले झुकेंगे या फिर लड़ाई बढ़ाते बढ़ाते वहां ले जाएंगे कि उनके कंट्रोल से बाहर चली जाए? ये तो देखने वाली बात होगी। जब जैसे जो होगा मैं आपको बताता रहूंगा। सिर्फ खबरें नहीं, खबरों के पीछे की जो खबरें हैं और उनके पीछे के जो खेल हैं, उनको लगातार बेपर्द करने की कोशिश करते हैं हम, और इसीलिए सबसे तेज का दावा कभी नहीं करते, सबसे सही होने की कोशिश लगातार करते हैं। आप सबका इसमें सपोर्ट मिलता है, इसके लिए एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।